हेलो स्टूडेंट, सीजी शिक्षा में आपका स्वागत है। मैं कांची किशनवानी आपको पढ़ाऊंगी जीव विज्ञान कक्षा 11वीं में अध्याय 6 पुष्पीय पादपों की शारीरिकी। ठीक है, हम लोग उसके पहले क्या पढ़े थे? आकारिकी पढ़े थे। अब पढ़ेंगे शारीरिकी। शारीरिकी में क्या होता है, इसको बोलते हैं एनाटॉमी और आकारिकी को बोलते हैं मार्फोलॉजी। तो एनाटॉमी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसका अगर इंट्रोडक्शन देखते हैं तो एनाटॉमी का मतलब क्या होता है। इसकी उत्पत्ति दो शब्द से हुई थी। एना का मतलब होता है अप, ठीक है, एना का मतलब होता है अप, और टॉम का मतलब होता है कटिंग। ठीक है, टॉम का मतलब होता है कटिंग। तो इसका मतलब क्या होता है, ऊपर से जो कटिंग करते हैं, अर्थात जो पौधे के विभिन्न भाग होते हैं उसमें क्या करते हैं, जो अप से ऊपर से कट करते हैं और उसका अध्ययन करते हैं, उसको बोलते हैं एनाटॉमी। क्लियर, इतना समझ में आ गया। इसके बाद ये है कि वनस्पति विज्ञान की वह शाखा, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, देखो पादपों के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब हो गया वनस्पति विज्ञान। जीवों के बारे में पढ़ेंगे तो हो गया जीव विज्ञान, है ना। जंतु विज्ञान, जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे तो जंतु विज्ञान। और जीव विज्ञान में पादप और जीव जगत, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सारे चीज़ें आ जाती हैं। क्लियर। तो जो वनस्पति विज्ञान है, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पौधे के विभिन्न भागों की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। आकारिकी में क्या होता था, उसके आकार का कौन कौन से आकार है, कौन कौन से संरचनाएं हैं, उसमें हम लोग वो देखते थे, ऊपरी भागों को। ठीक है, अध्याय 5 में हम लोगों ने देखा। अध्याय 6 में हम लोग देखेंगे कि जो जो भाग है उनका आंतरिक अध्ययन कैसे होता है, आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं। ठीक है, एक कोशिकीय जीवों में तो सारी जैविक क्रिया एक ही कोशिका में संपादित हो जाती है, लेकिन बहुत सारी जो कोशिकाएं, जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं, उनमें अलग अलग जो कार्य होते हैं, वो अलग अलग क्षमता जो होती हैं वो अलग अलग कोशिकाओं में संपन्न होता है। उत्पत्ति की दृष्टि से देखें तो सभी कोशिकाएं समान प्रकार की कोशिकाओं से ही उत्पन्न हुई हैं। ठीक है, एक ही प्रकार के कोशिका से उत्पन्न हुई हैं। ये वृद्धि एवं आकारिकीय विभेदन पश्चात विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में अलग अलग कार्यों को करने के लिए परिवर्तित हो जाता है। ये क्या होता है, जब कोशिकाएं समान प्रकार की कोशिकाओं से ही उत्पन्न होता है। ठीक है, फिर ये वृद्धि और आकारिकीय विभेदन के पश्चात जब वृद्धि होता है, जब पौधों का वृद्धि होता है तो आकारिकीय विभेदन होता है, मतलब अलग अलग आकार की संरचनाएं उसमें आ जाती है। और अलग अलग आकार के संरचनाओं के विभेदन के पश्चात क्या होता है, कोशिकाएं अलग अलग कार्यों में परिवर्तित हो जाती है। पादप शारीरिकी की नींव रखने का श्रेय एन ग्रीव को जाता है तथा इन्हें शारीरिकी का जनक, फादर ऑफ एनाटॉमी भी कहा जाता है। एन ग्रीव को क्या बोल जाता है, श्रेय एन ग्रीव जो है उनको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ एनाटॉमी। इन्होंने समान प्रकार की कोशिकाओं के समूह के लिए उत्तक अर्थात टिश्यू शब्द दिया। एक ही प्रकार की बहुत सारी कोशिकाओं को जो समूह होता है, जैसे कि अगर एक ही प्रकार की कोशिकाएं हैं, बहुत सारी हैं संख्या में, तो उनको क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, पादप जगत में क्या बोलते हैं, फादर ऑफ एनाटॉमी किसको बोला जाता है, फादर ऑफ एनाटॉमी एन ग्रीव को, सर एन ग्रीव को कहा जाता है। ठीक है, ये याद रखेंगे, मस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर है पादप शारीरिकी का महत्व, इंपॉर्टेंट ऑफ प्लांट एनाटॉमी। पादप आंतरिकी के अध्ययन से पादपों के विभिन्न समूहों के बीच पाई जाने वाली आंतरिक संरचना भिन्नता का पता लगाया जाता है। इस स्थिति में क्या होता है, उनके कार्यों का पता चलता है। इसमें क्या होता है, जो आंतरिक अध्ययन, अगर हम लोग किसी भी चीज़ का आंतरिक अध्ययन करते हैं तो कौन सा अंग कौन सा कार्य किस दिशा में करता है और किस प्रकार से कौन सा समूह कौन कौन से संरचना में भिन्नता प्रदर्शित करते हैं और कार्यों में भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, ये आंतरिक अध्ययन से पता चलता है। इसके अध्ययन से वातावरणीय अनुकूलित लक्षणों की स्थिति का पता चलता है। जब हम लोग क्या करते हैं, जब आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं तो क्या होता है, उस जो वातावरण में जो लक्षण होते हैं तो वो कौन से लक्षण को एडॉप्ट कर सकता है और कौन से लक्षण को एडॉप्ट नहीं करता है, इन लक्षणों का भी अध्ययन हमको इससे पता चलता है। ओके, उसके बाद है कि उच्च वर्गीय पौधों के कार्यात्मक संगठन की सूचना प्रदर्शित करता है। उच्च वर्गीय पौधे का मतलब क्या होता है, जो आवृत्तिबीजी पौधे होते हैं, है ना, उनका जो कार्य करने का जो संगठन होता है, कौन कौन से क्रिया जो होते हैं, कौन कौन से कोशिकाओं में संगठन होते हैं, उनकी सूचना प्रदर्शित करता है। यह विभिन्न पादपों के बीच विकासात्मक संबंधों को चिन्हित करने में मदद करता है। बहुत सारे अलग अलग प्रकार के प्लांट होते हैं, बहुत सारे पादप होते हैं, उनके बीच में क्या करता है, जब उनका अध्ययन करते हैं हम लोग, आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं, तो जब दो पादपों या फिर अनेक पादपों के बीच तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो हमको पता चलता है कि कौन सा पादप किस
दूसरे पादप के साथ समानता प्रदर्शित करता है अथवा भिन्नता प्रदर्शित करता है। लक्षण अगर सेम होंगे तो समानताएं होंगी और लक्षण अगर अलग अलग होंगे तो उनको बोलते हैं विभिन्नताएं। क्लियर। कुछ पादप जो होते हैं वो शारीरिक लक्षण वर्गीकीय समस्याओं के निदान तथा वर्गकों की वर्गीकीय स्थिति सुनिश्चित करने में मदद करता है। क्या कहते हैं, जो पादप लक्षण होते हैं वो वर्गीकीय समस्याओं के निदान तथा वर्गकों को वर्गीकीय स्थिति सुनिश्चित करने में मदद करता है। वर्गीकीय स्थिति का मतलब क्या होता है, टैक्सेस, जितने भी लक्षण होते हैं उनको क्लियर करता है। ठीक है, उन आंतरिक अध्ययन से पता चलता है पादप शारीरिक ज्ञान विभिन्न दैनिक उपयोग की चीज़ों में मिलावट को पता लगाने में भी प्रयुक्त होता है। क्या होता है, पादप शारीरिक का ज्ञान कैसे करते हैं, जो उपयोग की चीज़ जो होती है ना, जो दैनिक जीवन में हम लोग रेगुलर जिन चीज़ों का उपयोग करते हैं उनमें जो मिलावट होता है उनको भी पता लगाने का कार्य कर सकते हैं हम लोग इससे। फिर है प्लाईवुड उद्योग काष्ठ शारीरिकी पर निर्भर है। प्लाईवुड उद्योग मतलब जो वुड जो होता है, हम लोग जितने भी आजकल फर्नीचर्स बन रहे हैं या फिर जितने भी लकड़ी के काम हो रहे हैं, लकड़ियों से जितने भी सामान बन रहे हैं उनका जो कार्य है, मतलब औद्योगिक स्तर पर अगर उनका कार्य जो देखेंगे, उद्योग का कार्य देखेंगे तो वो किससे, वुड एनाटॉमी में, मतलब आंतरिक संरचना पर ही निर्भर करता है। क्लियर। फिर है नेक्स्ट टॉपिक आपका प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू क्या होता है, इसका संबंध औतिकी हिस्टोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। हिस्टोलॉजी जो है वो मेयर नाम के वैज्ञानिक ने 1819 में दिया था। ठीक है, हिस्टोलॉजी नाम का हिस्टोलॉजी जो है, हिस्टोलॉजी में टिश्यू जो शब्द है उसका नाम हिस्टोलॉजी नाम को किसने दिया था, मेयर नाम के वैज्ञानिक ने सन 1819 में दिया था। जीव विज्ञान के विशिष्ट विज्ञान के रूप में औतिकी को स्थापित करने का श्रेय मार्सेलो मेल्फिगी सन 1628 से सन 1694 को जाता है। जब हम लोग विज्ञान की बात करते हैं, हम लोग जब विज्ञान को पढ़ते हैं तो उसमें औतिकी का मतलब होता है हिस्टोलॉजी, जिसमें अब टिश्यू के बारे में, मतलब समान आकार की जो कोशिकाएं होती हैं, समान संरचना में जो कोशिकाएं होती हैं उनके बारे में अगर हम लोग अध्ययन करते हैं तो विज्ञान के रूप में अगर उनका अध्ययन करते हैं तो उनका श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है, तो मार्सेलो मेल्फिगी नामक वैज्ञानिक को सन 1628 से 1694 को जाता है। औतिकी बहुकोशिकीय जीवों के शारीरिक संबंध रखती है क्योंकि इन्हीं पौधों का शरीर अनेक कोशिकाओं का बना होता है। कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। उत्तक अर्थात टिश्यू शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था, बिचट नामक के वैज्ञानिक ने सन 1771 से 1802 में किया था। एक चीज़ पूछ सकता है आपको इसमें 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन में कि टिश्यू किसको बोलते हैं, अर्थात उत्तक किसको बोलते हैं, तो उत्तक किसको बोलते हैं, तो उत्तक बोलते हैं आपको समान संरचना और समान कार्य के रूप में, कार्यों के लिए यूज़ की एक समान जो समूह होता है या फिर अगर सिंपल शब्दों में बोलेंगे तो कोशिकाओं के समूह को उत्तक बोलते हैं। उत्तक एक समान उत्पत्ति रखता है, मतलब एक ही जैसा उत्पत्ति रखता है, इनका विकास भी एक जैसा होता है ना, और समूह में भी एक जैसा होता है, और इनके कार्य करने की क्षमता और कार्य करने का जो क्षमता होता है, कार्य करने का जो गति होता है वो एक जैसा होता है। उपयुक्त वर्णन से यह तो स्पष्ट हो गया कि अनेक प्रकार के उत्तक को अपना विशेष कार्य करना होता है। मतलब जो उत्तक होते हैं ना, तो अलग अलग प्रकार के उत्तक होते हैं, मतलब बहुत सारे कोशिकाओं के अलग अलग समूह होते हैं, तो सब अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं, अलग अलग विशिष्ट कार्य करते हैं। हर विशिष्ट प्रकार के उत्तक की कोशिकाएं अपने अनुसार विशिष्ट स्वरूपों का धारण करती है। विकास तथा कार्य की दृष्टि से पादप उत्तकों को निम्न प्रकार के समूह के अंतर्गत रखा जा सकता है। विभाज्योत्तक उत्तक, जिसको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, स्थायी उत्तक, परमानेंट टिश्यू, दो गया। अब देखते हैं कि विभाज्योतकी उत्तक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। विभाज्योतकी उत्तक ऐसे कोशिकाओं के समूह होते हैं जो या तो विभाजन की क्षमता रखते हैं या सतत विभाजनशील होते हैं। विभाज्योतकी मतलब होता है कि विभाजन करते रहने वाला। ठीक है, विभाजन होते रहता है, तो विभाजन का कैसे होता है, कोशिकाओं, ऐसे विभाज्योतकी समूह जो होते हैं उसमें क्या होता है, विभाजन की क्षमता होती है, मतलब वो कोशिकाएं विभाजन कर सकता है या फिर सतत विभाजन, कंटिन्यू विभाजन करते रहता है। ये पौधे के वर्धी भागों में होते हैं। ठीक है, वर्धी भाग में मतलब क्या, वेजिटेटिव भाग जो पौधों को वृद्धि और विकास की ओर अग्रसर करता है, उन भागों में इस प्रकार की कोशिकाएं होती हैं और इन उत्तकों के नए प्रकार से कोशिकाएं बनती हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, निर्माणी उत्तक। क्या बोलते हैं, निर्माणी उत्तक, फॉर्मेटेटिव टिश्यू भी कहते हैं।
विभाज्योतकी ऊतक के लक्षण क्या क्या है? कैरेक्टर्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये सजीव पतली कोशिका भित्ति वाले होते हैं। ये क्या होते हैं? ये सजीवों में होती है और पतली कोशिका होती है। मतलब ये जो अगर टिश्यू देखेंगे हम लोग तो इनका जो बाहर का आवरण होगा ये पतली होगी, ठीक है। इसका जो भित्ति होगा वो पतला होगा। प्रत्येक कोशिका में सघन तथा बड़े आमाप की केंद्रक युक्त प्रोटोप्लाज्म होता है। प्रत्येक कोशिका में क्या होता है? सघन होता है, मतलब ये एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, ठीक है। और तथा बड़े आमाप के केंद्रक, इसमें बड़े आमाप के केंद्रक होते हैं तथा प्रोटोप्लाज्म होता है। क्लियर? कोशिका में रिक्तिकाएं या तो नहीं होती है या तो सूक्ष्म होती है। सघन कोशिकाएं होती है, मतलब किस प्रकार की, देखो इस प्रकार की होती है, पतली भित्ति वाली होती हैं। केंद्रक का साइज क्या होता है? बड़ा आकार का होता है। उसके साथ साथ क्या बोध है कि इसकी भित्ति पतली होती है, इसमें वैक्यूल्स नहीं पाए जाते, और वैक्यूल्स अगर होते भी हैं तो एकदम छोटे आकार में होते हैं। कोशिकाएं आकार में समव्यासी होती हैं तथा अंडाकार या बहुकोणिक होती है। क्या होती है? समव्यासी, मतलब एक जैसे होते हैं, आकार जिनका एक जैसा होता है, या फिर अंडाकार या बहुकोणिक होता है, पॉलीगैनल हो सकता है। इनमें संग्रहित भोज्य पदार्थ का अभाव होता है। इनमें जो स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है ना, संग्रहित भोज्य पदार्थ जो होता है वो क्या होता है? उनका अभाव होता है। ये भोजन को संग्रहित करके नहीं रख सकते, स्टोर करके नहीं रख सकते। विभाज्योतकी ऊतक जो होते हैं वो उपापचयी रूप से अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। प्रविभाजी कोशिकाओं के बीच बीच में अंतर कोशिकीय अंतरकोशिकीय अवकाश, इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होते, अर्थात ये कसे हुए रूप में होते हैं। हम लोगों ने पहले ही देखा कि ये सघन होते हैं, मतलब इनके बीच में मतलब जो सेल्स होते हैं, सेल्स के समूह, एक ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या बोलेंगे हम लोग? टिश्यू बोलते हैं। तो ग्रुप ऑफ सेल्स जो होते हैं उनके बीच में वो नहीं होता, स्पेस नहीं होता, ठीक है, अर्थात ये सघन होते हैं। ऐसी कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी स्लाइड में अध्ययन करने पर अनेक कोशिकाएं केंद्र विभाजन के विभिन्न अवस्थाओं जैसे प्रोफेज, मेटाफेज आदि के रूप में भी परिवर्तित हो जाते हैं। जब सूक्ष्मदर्शी और स्लाइड में इनका अध्ययन करते हैं हम लोग, तो जो कोशिकाएं हैं वो केंद्रीय विभाजन जब करते हैं, केंद्रक से विभाजन करते हैं, तो प्रोफेज और मेटाफेज आदि रूप में भी चेंज कर लेते हैं। विभाज्योतकी ऊतकों के प्रकार, अगर इनको देखेंगे तो इनकी उत्पत्ति, स्थिति और कार्य विभाजन के आधार पर इनको वर्गीकृत किया गया है। तो उत्पत्ति और विकास के आधार पर ऊतक के प्रकार देखते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं उत्पत्ति और विकास के आधार पर। प्राक विभाज्योतकी, प्राथमिक विभाज्योतक और द्वितीयक विभाज्योतक। ये है उत्पत्ति और विकास के आधार पर। तो प्राक विभाज्योतक जो होता है मतलब प्रो मेरिस्टेमेटिक और पेरिमोर्डियल मेरिस्टेम जो होगा, इसको बोलेंगे कि भ्रूणीय अवस्था में स्थित विभाज्योतकी ऊतक को, जो भ्रूण अवस्था में होता है, ऐसी स्थित विभाज्योतकी ऊतक को क्या बोलते हैं? प्राक विभाज्योतक कहते हैं। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो जायगोट के भ्रूणोद्भवन द्वारा हुआ है। जो जायगोट होता है उसका जो भ्रूणोद्भवन होता है उसके द्वारा होता है। भ्रूण के भ्रूणाक्ष, एम्ब्रायोनियल एक्सिस के विभाज्योतक जो आगे चलकर प्ररोह तंत्र और जड़ तंत्र का विकास करते हैं, प्राक विभाज्योतक कहलाते हैं। प्राक विभाज्योतक किसको बोलेंगे? तो जो भ्रूणीय अवस्था में स्थित विभाज्योतक होता है उसकी प्राक विभाज्योतक कहते हैं। भ्रूण अवस्था से जो ऊतक होता है उसको प्राक विभाज्योतक कहते हैं। और इनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो जायगोट से होती है, भ्रूणोद्भवन द्वारा। भ्रूण के भ्रूणाक्ष, एम्ब्रायोनल एक्सिस, भ्रूण के भ्रूणाक्ष जो होता है वहाँ के विभाज्योतक जो आगे चलकर क्या बनाता है? प्ररोह तंत्र और जड़ तंत्र का विकास करता है, प्राक विभाज्योतक कहलाता है। फिर दूसरा है प्राथमिक विभाज्योतक। ऐसे विभाज्योतक ऊतक जिनकी उत्पत्ति जो होती है वो प्राक विभाज्योतक से होती है, प्राथमिक विभाज्योतक कहलाता है। जो एपेक्स, सूट एपेक्स मतलब जो प्ररोहाग्र जो होता है, सूट एपेक्स जिसको बोलते हैं हम लोग, वो मूलाग्र के विभाज्योतक इसके उदाहरण है। मतलब जो विकसित शीर्ष जो क्षेत्र होता है, प्ररोहाग्र जिसको बोलते हैं सूट एपेक्स, और मूलाग्र, मूल का अग्रभाग और प्ररोह का अग्रभाग जो होता है उसको सूट एपेक्स और रूट एपेक्स बोलते हैं। वो क्या होता है? विभाज्योतक इसके उदाहरण है। किसके? प्राथमिक विभाज्योतक के। अंतर्वेशी स्थिति मतलब इंटरसेलरी पोजिशन जो होते हैं प्राथमिक विभाज्योतक कहलाते हैं। ये विभाजन के पश्चात क्या करते हैं?
प्राथमिक स्थायी ऊतकों को जन्म देते हैं। जब विभाजन होता है, डिवीजन जब होता है, तो क्या करते हैं, ये प्राथमिक स्थायी ऊतकों को जन्म देते हैं। फिर है द्वितीयक विभाज्य ऊतक, आप हो गया प्राक हो गया, फिर हो गया प्राथमिक विभाज्योतक। अब थर्ड है द्वितीयक विभाज्योतक। प्राथमिक विभाज्योतक या उसके व्युत्पन्न जो होते हैं डेरिवेटिव, उससे उत्पन्न होने वाले जो विभाज्योतक होते हैं उसको बोलते हैं कि द्वितीयक विभाज्योतक, सेकेंडरी मेरिस्टेम। इस प्रकार के विभाज्योतिक उत्तक जो होते हैं वो पौधों में प्रारंभ से उपस्थित होते हैं। ठीक है, ये आवश्यकता अनुसार बाद में विकसित होते हैं। उदाहरण है आपका कैम्बियम, कार कैम्बियम तथा अंतरपूल कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। द्वितीयक विभाज्योतक उत्तक से बनने वाले उत्तक को सेकेंडरी टिश्यू कहा जाता है। इस प्रकार विभाज्योतक द्विवर्षीय बहुवर्षीय पौधों में द्वितीयक वृद्धि अर्थात मोटाई में वृद्धि को, जो मोटाई होता है उसमें वृद्धि को संपादित करता है। फिर है स्थिति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। अगर विभाज्योतकी उत्तकों के बारे में बात करेंगे तो पादप शरीर में उनकी उपस्थिति के स्थान पर फिर से 3 भागों में बांटा गया है उसको, शीर्षस्थ विभाज्योतक, अंतर्विष्ट विभाज्योतक और पार्श्वीय विभाज्योतक। शीर्षस्थ विभाज्योतक क्या होता है, एपिकल मेरिस्टेम बोलते हैं। मूल तथा प्ररोह के अग्र हिस्से पर जो विभाज्योतिक उत्तक होते हैं, मतलब अगर ये है आपका, यहाँ पे हो गया शूट सिस्टम, यहाँ पे हो गया रूट सिस्टम, तो इसके जो अग्र भाग में होता है ना, उसको शीर्षस्थ विभाज्योतक कहते हैं। उदाहरण है मूलाग्र और प्ररोहाग्र में विभाज्योतिक उत्तक, इनके कारण जड़ और तना की लंबाई में वृद्धि का कार्य संपादित होता है। इसी से क्या होता है, वृद्धि होता है। क्लियर। फिर है अंतर्विष्ट विभाज्योतक, ऐसे विभाज्योतिक उत्तक जो 2 स्थायी उत्तकों के समूहों के बीच स्थित होते हैं। अंतर्विष्ट, अंतर्विष्ट का मतलब होता है इंटरसेलुलरी, मतलब जो आपका शीर्ष स्थल से थोड़ा नीचे होगा, है ना, और 2 स्थायी उत्तक, ये स्थायी उत्तक हो गया, ये स्थायी उत्तक हो गया, तो इन दोनों के बीच जो समूह में उपस्थित होते हैं उसको बोलते हैं अंतर्विष्ट विभाज्योतक। वास्तव में यह शीर्षस्थ विभाज्योतक से पृथक हुआ भाग होता है। मतलब देखो क्या होता है, ये पहले मान के चलो ये शीर्षस्थ विभाज्योतक है, फिर ये जब वृद्धि करा तो यहाँ पहुँच गया, तो फिर यहाँ पे जो उत्तक है, जो उत्तक जो बनते हैं उसको बोलते हैं अंतर्विष्ट विभाज्योतक। जो प्ररोह की वृद्धि के समय शीर्षस्थ भाग से अलग तो हो जाता है, परंतु स्थायी उत्तक में परिवर्तित नहीं होता, बल्कि स्थायी उत्तकों के बीच में, मतलब ये जो ये स्थायी उत्तक हो गया, ये स्थायी उत्तक हो गया, इन दोनों के बीच में रह जाता है। इसको बोलते हैं अंतर्विष्ट विभाज्योतक। इस प्रकार के उत्तक प्रायः कहाँ पाए जाते हैं, घासों के पर्व के आधार पर पाए जाते हैं, जैसे कि तथा पुदीना में उसके पर्व संधि के नीचे होता है। उस क्षेत्र में लंबाई में वृद्धि करने का ये कार्य करता है। देखो स्थिति के आधार पर विभाज्योतक उत्तक 3 प्रकार के होते हैं। ये हो गया एपिकल मेरिस्टेम, मतलब शीर्षस्थ जो हो गया, फिर ये हो गया अंतर्विष्ट हो गया, ये स्थायी कोशिका होता है, ये स्थायी कोशिका होता है, और ये जो होता है अंतर्विष्ट, ये स्थायी कोशिका नहीं होता है, इन दोनों के बीच में पाया जाता है। और एपिकल मेरिस्टेम से ये अलग हुआ भाग है। ठीक है, इसको आप बना सकते हैं। फिर है पार्श्व विभाज्योतक, जिसको लेटरल बोलते हैं। ये पार्श्व मतलब हो गया पीछे का, पार्श्व मतलब होता है नीचे या फिर पीछे का भाग। ठीक है, तो इस प्रकार के विभाज्योतक पादप के आरोही अक्ष में पार्श्व में द्वितीयक वृद्धि के प्रारंभ के समय विकसित होते हैं। चूंकि इनकी स्थिति अक्ष के पार्श्व क्षेत्र में होती है, मतलब जो अक्ष होता है उसके पार्श्व क्षेत्र में होती है, इसलिए इसे पार्श्वीय विभाज्योतक कहते हैं, जिसमें कैम्बियम, कार्क कैम्बियम पार्श्वीय विभाज्योतक के उदाहरण हैं। कार्क कैम्बियम द्वितीयक वृद्धि के समय असंवहनीय क्षेत्र में विकसित होता है। क्लियर। ये है पार्श्व विभाज्योतक का चित्र आपका, जिसमें क्या क्या दिखाया गया है, फेसिकुलर दिखाया गया है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम पुलीय तथा अंतरपुलीय कैम्बियम की बनी वलय दिखाई गई है। ये है देखो कैम्बियम, और जो कैम्बियम है आपका ये फेसिकुलर और इंटरफेसिकुलर, मतलब ये क्या होता है, ये देखो ये जुड़ा हुआ नहीं दिख रहा है फेसिकुलर में, और इंटरफेसिकुलर जो है उसमें जुड़ा हुआ दिख रहा है। ठीक है, इंटर का मतलब होता है जुड़ा हुआ। क्लियर।
ये 3 हम लोग पढ़ लिए। उत्पत्ति एवं विकास के आधार पर विभाज्योतक उत्तक, स्थिति के आधार पर। अब देखते हैं कार्यों के आधार पर विभाज्योतक उत्तक, प्रोटोडर्म, प्राक कैम्बियम और भरण विभाज्योतक। और फिर है चौथा, विभाजन के तल के आधार पर आधारित उत्तक जो होता है स्थूल विभाज्योतक, पट्टिका विभाज्योतक और सीरा विभाज्योतक। थर्ड देखते हैं आपका कार्यों के आधार पर। कार्यों के आधार पर भी विभाज्योतकीय उत्तक को 3 प्रकार से बांटा गया है। पहला है अधिकत्व या प्रोटोडर्म, इसको क्या बोलेंगे, अधिकत्व, अधिक्य या फिर प्रोटोडर्म। वह विभाज्योतकीय उत्तक जो बाह्य त्वचा का निर्माण करती है, मतलब कार्य, इसका कार्य क्या होता है, बाह्य त्वचा का निर्माण करना, प्रोटोडर्म कहलाता है, अधिकत्व कहलाता है। ठीक है, फिर है प्रोकैम्बियम, प्राक एधा या प्रोकैम्बियम। इस प्रकार का विभाज्योतकीय उत्तक जो होता है प्राथमिक संवहनीय उत्तकों अर्थात एधा, कैम्बियम, जाइलम एवं फ्लोएम का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, ऐसे जो उत्तक होते हैं ये एधा का निर्माण करती है, मतलब जाइलम, फ्लोएम और कैम्बियम का निर्माण करती है। फिर है भरण विभाज्योतक, ग्राउंड मेरिस्टेम जिसको बोलते हैं, वह प्रकार जो अपने विभाजन के फलस्वरूप पादप के अक्ष में, मतलब जो शीर्ष भाग होता है पादप का, उसमें क्या करता है, अधः त्वचा, हाइपोडर्मिस, वल्कुट, कॉर्टेक्स और अंतः त्वचा, पेरिसाइकिल तथा मज्जा का निर्माण करता है, भरण विभाज्योतक कहलाता है। देखो इनके कार्य क्या क्या है, तो पहला है आपका प्रोटोडर्म क्या कर निर्माण करता है, जो बाह्य त्वचा का निर्माण करता है। ठीक है, बाह्य त्वचा का निर्माण करता है, प्रोटोडर्म कहलाता है। फिर दूसरा है प्राक एधा या प्रोकैम्बियम। तो जो प्रोकैम्बियम होता है इसमें क्या होता है कि प्राथमिक संवहनीय अर्थात जो एधा होता है, मतलब कैम्बियम जो होता है या फिर जाइलम और फ्लोएम का निर्माण करता है। फिर है आपका भरण विभाज्योतक। तो भरण विभाज्योतक क्या करता है, ये अपने अक्ष में अधः त्वचा का निर्माण करता है, हाइपोडर्मिस का निर्माण करता है, वल्कुट, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल और पित्त का निर्माण करता है। इसको क्या बोलते हैं, ग्राउंड मेरिस्टेम बोलते हैं। विभाजन के तल के आधार पर भी 3 प्रकार का होता है विभाज्योतक उत्तक। ठीक है, स्थूल विभाज्योतक होता है जिसको मास मेरिस्टेम बोलते हैं। विभाजन अब देखो इसमें हम लोग क्या किए, अलग अलग आधार पर किए हैं, तो चारों का 3-3 भाग है। तो विभाजन के आधार पर है स्थूल विभाज्योतक। स्थूल विभाज्योतक को क्या बोलेंगे, ऐसी कोशिका जो सभी विभाजन के सभी तलों में अर्थात दिशाओं में विभाजित होती है। प्लेन्स, जितने भी विभाजन के जो प्लेन्स होते हैं जहाँ से कट हो सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, विस्थूल विभाज्योतक। भ्रूण तथा भ्रूणपोष के प्रारंभिक विकास के क्रम में देखने को मिलता है। फिर है पट्टिका विभाज्योतक। ऐसे विभाज्योतक की कोशिकाएं जो होती हैं वो एंटीक्लिनल अपतनिक तल में विभाजित होकर पट्टिका जैसे रचना बनाती है। यह विभाज्योतक एक स्तरीय उत्तक, बाह्य त्वचा तथा पत्ती के पर्ण फलक के निर्माण का कार्य करती है। ऐसे विभाज्योतक जो होते हैं जिनकी कोशिकाएं अपतनिक तल में विभाजित होती है, अपतनिक तल जो होता है वो पट्टिका जैसी रचना बनाती है, मतलब अगर यहाँ है तो यहाँ से पट्टी जैसा संरचना बनाएगा और अलग करेगा, विभाजित करेगा। एक स्तरीय उत्तक तथा पत्ती के पर्ण फलक का निर्माण का कार्य भी ये करता है। ये देखो एपिकल मेरिस्टेम इसको बोलेंगे, है ना, शीर्षस्थ जो हो गया। अग्रस्त विभाज्योतक एवं उसके व्युत्पन्न है। ये अग्रस्त विभाज्योतक कैसे होता है और उसके कैसे कैसे प्रकार होते हैं ये है। ठीक है, फिर है आपका सीरा विभाज्योतक, रिब मेरिस्टेम। ऐसे विभाज्योतक की कोशिकाओं में एक ही तल में विभाजन की क्रिया होती है। सीरा में एपिकल या एपिकल भी बोल सकते हैं इसको। ऐसे विभाजन के समय कोशिकाओं के लंबवत कतार पर अनुप्रस्थ विभाजन के फलस्वरूप कतारें निर्मित हो जाती है, लाइन से कटता है ये। ठीक है, यह विभाज्योतक मूल तथा तना के कॉर्टेक्स तथा पित्त कोशिकाओं के निर्माण में भाग लेता है। ये जो विभाज्योतक होता है, मतलब इसमें जो विभाजन होता है वो मूल के व तना के कॉर्टेक्स में और तथा पित्त के कोशिकाओं निर्माण में भाग लेता है। टेंड्रिल का निर्माण भी ये यहाँ के विभाज्योतक करता है, मतलब जहाँ पे सीरा विभाज्योतक होता है वहाँ पे टेंड्रिल जो पतला पतला रेशा संरचना होता है उसका निर्माण करता है। कैम्बियम और कार्क कैम्बियम की कोशिकाएं भी इसका उदाहरण है, क्योंकि ये परिणत विभाजन के फलस्वरूप विभाजित होकर कोशिकाओं का निर्माण करती है। अगर प्ररोहाग्र और मूलाग्र की संरचना देखेंगे एवं उसके संबंध में उनके संगठन में कौन कौन से थ्योरीज आए, सिद्धांत आए, उसको देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्ररोहाग्र। सूट एपेक्स, रूट एपेक्स के जो
आपके क्या बोलते हैं संबंधित सिद्धांत है, उनसे संबंधित कुछ थ्योरी दिए हैं अनेक वैज्ञानिकों ने, तो उनको देखते हैं। तने और उसके शाखाओं के अग्र भागों पर उपस्थित प्रविभाज्य ऊतकों को क्या बोलते हैं? सूट एपेक्स बोलते हैं। ठीक है, अग्र भाग में जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं? सूट एपेक्स बोलते हैं। यह तरुण पत्तियों मतलब जो नई पत्तियां आई रहती है उनसे ये क्या होता है? घिरा रहता है। प्ररोह की संरचना एवं संगठन को समझाने के लिए निम्नलिखित सिद्धांत दिए गए हैं। पहला है आपका अग्रस्त कोशिकावाद, एपिकल सेल थ्योरी, अग्रस्त कोशिकावाद। इस बात को नागेली नामक वैज्ञानिक ने सन 1858 में बताया था। उन्होंने बोला कि प्ररोह जो होता है वो अकेली कोशिका का बना होता है, मतलब जो शीर्ष जो होता है वो एक ही कोशिका का बना होता है और यही सक्रिय होकर संपूर्ण पौधे का विकास करता है। मतलब जो शीर्ष होता है, शीर्ष जो स्थल होता है वो क्या होता है? एक ही कोशिका का बना होता है और यही एक ही कोशिका जो होता है वो विकास करता है। यह सिद्धांत उच्च शैवालों, ब्रायोफाइटस तथा कुछ टेरिडोफाइटस के लिए लागू होता है, परंतु यह उच्च वर्गीय पौधों पर लागू नहीं होता है। अतः यह सिद्धांत जिम्नोस्पर्म एवं एंजियोस्पर्म के शिश्नत विभाज्योतक की संरचना को स्पष्ट नहीं करता है। ये है सूट एपेक्स और रूट एपेक्स। ये है आपका रूट एपेक्स, यहाँ से होता है, और सूट एपेक्स है ये वाला। फिर दूसरा थ्योरी था उत्तकवाद जनन, हिस्टोजन थ्योरी। क्या बोलते हैं इसको? उत्तकवाद जनन। सटीन नामक वैज्ञानिक ने 1870 में बताया था। इन्होंने 3 क्षेत्रों की उपस्थिति बताई थी। उत्तकवाद जनन में इन्होंने 3 क्षेत्रों की उपस्थिति बताई थी, जिसमें था प्रतवक जनन, सबसे बाहरी परत जो कि बाह्य त्वचा का निर्माण करती है, एपिडर्मिस का निर्माण करती है तथा मूल टॉप बनाती है। जो मूल रूट सिस्टम होता है उसमें क्या बनाती है? मूल टॉप, रूट कैप बनाती है। इसकी कोशिकाओं में अपतनिक विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप एक स्तरीय बाह्य त्वचा बनती है। ठीक है, बाह्य त्वचा का निर्माण किसके द्वारा होता है? प्रतवक जनन, डर्मेटोजन के द्वारा। फिर डर्मेटोजन के द्वारा के बाद है पेरिब्लेम, जिसको वल्कुट जन कहते हैं। मध्य स्तर जो अधोत्वचा हाइपोडर्मिस का निर्माण करती है, हाइपोडर्मिस के साथ साथ कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस का निर्माण करती है, उसको बोलते हैं पेरिब्लेम। ठीक है, पहला जो हो गया डर्मेटोजन। डर्मेटोजन किसका निर्माण करती है? बाह्य त्वचा, जिसको क्या बोलते हैं आपका? एपिडर्मिस, उसका निर्माण करती है। फिर जो पेरिब्लेम है वो किसका निर्माण करती है? तो कॉर्टेक्स का निर्माण करती है, एंडोडर्म का निर्माण करती है और हाइपोडर्मिस का निर्माण करती है। अगर आप लोग हिंदी में याद करेंगे नाम तो बहुत कठिन होता है, इसलिए इसको इंग्लिश में याद करेंगे और इंग्लिश और हिंदी में लिखने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा आपके एग्जाम में। फिर है प्लीरोम। ठीक है, प्लीरोम क्या होता है? जो केंद्रीय अक्ष जो प्राथमिक संवहन ऊतक वेस्कुलर या फिर पेरिसाइकिल पित्त तथा मेडुलरी रे का निर्माण करता है। प्लीरोम जो होता है वो किसका निर्माण करता है? देखो 3 स्तर बताए गए हैं, 3 स्तर में अलग अलग चीज़ों का निर्माण होता है और इसके साथ ही क्या हो जाता है? तीनों क्षेत्र को कवर कर लेता है, मतलब पूरे पौधे को कवर कर लेता है। तो केंद्रीय क्षेत्र जो होता है वो क्या बनाता है? वेस्कुलर टिश्यू बनाता है, वेस्कुलर सिस्टम बनाता है। ठीक है, वेस्कुलर सिस्टम के साथ साथ पेरिसाइकिल का निर्माण करता है, पेरिसाइकिल के साथ पित्त का निर्माण करता है और मेडुलरी रे का भी निर्माण करता है। उत्तकवाद जनन को वैज्ञानिकों द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था, क्योंकि जो अधिकांश अध्ययन किए, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अध्ययन किए, तो उन्होंने बताया कि जो आपका प्लीरोम जो है, मतलब पेरिब्लेम जो है, डर्मेटोजन और पेरिब्लेम जो है वो एक साथ विभेदित नहीं कर सकते। किसी एक विशिष्ट उत्तक स्तर से बनाए जाने वाले उत्तक तथा अन्य उत्तक जनन से स्तर से भी बनाए जाते हैं। उदाहरण त्वचा जन, जिसका कार्य उत्तक जननवाद के अनुसार बाह्य त्वचा बनाता है, कॉर्टेक्स भी बनाती है, जबकि कॉर्टेक्स के लिए एक अन्य उत्तक जनन वल्कुट जनन है। इस सिद्धांत प्ररोहाग्र के लिए मान्य नहीं है, सूट सिस्टम के लिए मान्य नहीं है। फिर है ट्यूनिका। उत्तक जननवाद भी यहाँ पे समाप्त हो गया, क्योंकि ये 2 चीज़ों में अलग अलग में भेद नहीं कर पाया। फिर है ट्यूनिका कार्पसवाद आया। इसमें क्या होता है कि जो सूट एपेक्स होता है, इसको मीड ने 1924 में प्रस्तुत किया था सूट एपेक्स के लिए। तो इन्होंने बताया था कि अग्रस्त परिधीय में एक क्या होता है, कुछ स्तरों तथा अपेक्षाकृत छोटी कोशिकाओं के बने स्तर को ट्यूनिका कहते हैं। सूट एपेक्स जो होता है, मतलब जो कोशिका का अग्रज भाग होता है, उसमें क्या होता है
छोटी छोटी कोशिकाओं का बना कुछ स्तर लेयर होता है जो अपेक्षक छोटी कोशिकाओं का होता है, जिसको क्या बोलते हैं, ट्यूनिका बोलते हैं, जो केवल अपनतिक विभाजन एंटीक्लिनल डिवीजन द्वारा विभाजित होती है। यह कार्पस को आच्छादित रखता है। क्या करता है, कार्पस को आच्छादित रखता है। कार्पस की कोशिकाएं जो होती है वो अपेक्षाकृत बड़ी होती है। ट्यूनिका की जो बाह्य त्वचा तथा बाकी भाग एवं कार्पस से पौधों के बाह्य त्वचा को छोड़कर शेष भाग विभाजित होते हैं। जो ट्यूनिका होता है उससे किसका निर्माण होता है, बोल रहे हैं यहाँ पे कार्पस ट्यूनिकावाद में कि जो कार्पस होता है, जो ट्यूनिका होता है, देखो ट्यूनिका जो होता है वो छोटे कोशिकाओं का स्तर होता है और जो कार्पस होता है वो थोड़े बड़े कोशिकाओं का स्तर होता है। तो जो छोटे कोशिकाएं होती हैं और जो बड़ी कोशिकाएं होती हैं ना, तो जो छोटी कोशिकाएं होती है ट्यूनिका जिसको बोलते हैं, उससे बाह्य त्वचा का भाग निर्मित होता है और कार्पस से बाकी त्वचा का निर्माण होता है। यद्यपि ट्यूनिका और कार्पस क्षेत्रों के विषय में वैज्ञानिकों के द्वारा भिन्न भिन्न स्पष्टीकरण दिए गए, अलग अलग और बातें बताई गई है, जिससे क्या होता है, यह सबसे सरल वाद है और अधिकांश वैज्ञानिक ने इसको स्वीकार किया था, ट्यूनिक लेयर और कार्पस लेयर से। ठीक है, फिर है रूट एपेक्स। रूट एपेक्स क्या होता है, जो मुख्य मूल या उसकी शाखाओं का उपशीर्षस्थ हिस्सा होता है या मूल टॉप परिरक्षित होता है। क्या होता है, जो रूट होता है, रूट नीचे जाता है और रूट में क्या होता है, रूट कैप होता है। ठीक है, इस क्षेत्र में स्थित विभाज्योति कोशिकाएं विभाजित होकर विभिन्न ऊतकों का निर्माण और मूल को उसकी सांगठनिक स्वरूप प्रदान करती है। यही जो होता है विभाजित करता है और उसका मुख्य स्वरूप जो होता है उसको प्रदान करते हैं। यह भ्रूण के मूलांकुर क्षेत्र से विकसित होता है और मूलाग्र की संरचना एवं संगठन से संबंधित सिद्धांत क्या क्या होता है देखते हैं। अग्रस्त कोशिका सिद्धांत अगर रूट कैप के लिए रूट एपेक्स के लिए देखेंगे तो ठीक है, रूट एपेक्स के लिए 3 सिद्धांत हम लोगों ने पढ़ा। अब देखते हैं 3 सिद्धांत इसके लिए। अग्रस्त कोशिका सिद्धांत प्ररोहाग्र संगठन के क्रम में विशेषित किया गया था कि इस सिद्धांत के अनुसार एक पिरामिडीय आकार की कोशिका की सक्रियता के कारण ही मूल जो होता है वो अन्य ऊतक बनते हैं। यह सिद्धांत भूरे शैवाल, ब्रायोफाइटस और टेरिडोफाइटस के लिए मान्य है। कौन सा सिद्धांत, अग्रस्त कोशिका सिद्धांत। फिर है हिस्टोजन सिद्धांत। यह सिद्धांत क्या करता है कि ये सक्षम तो था लेकिन और सिद्धांत को माना भी जाता था। इस सिद्धांत में क्या होता है कि नग्न बीजी मतलब जिम्नोस्पर्म जो होते हैं और आवृत बीज में प्ररोहाग्र 3 स्तरों में विभाजित नहीं होता है, लेकिन हिस्टोजन सिद्धांत के अनुसार 3 स्तर जैसे डर्मेटोजन, पेरिब्लेम और प्लीरोम के अतिरिक्त भी चौथे स्तर के रूप में कैलिप्ट्रोजेन एक बीजपत्रीय मूलाग्र में उपस्थित था। मतलब अगर 3 स्तर देखे थे हम लोग इस सूट्स एपेक्स में, तो इसमें 3 लेयर के अतिरिक्त मतलब एक्स्ट्रा एक और लेयर था जिसको बोलते हैं आप लोग कैलिप्ट्रोजेन। ठीक है, ये भी उपस्थित था। तो एक बीजपत्रीय पौधों में यह मूल टॉप का निर्माण करता है। किसका, कौन निर्माण करता है, तो जो कैलेप्ट्रोजन होता है वही उसका रूट कैप का निर्माण करता है। द्विबीजपत्रीय पौधों में मूलाग्र में मूल टॉप तथा बाह्य त्वचा दोनों ही डर्मेटोजन से बनते हैं। एक बीजपत्री में ही कैलेप्ट्रोजन होता है, द्विबीजपत्री में नहीं होता है। ये है आपका एक बीजपत्री पौधे के लिए। फिर एक कार्पर कैरी सिद्धांत। ये क्या था, स्यूज नामक वैज्ञानिक ने 1917 में दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार मूलाग्र जो होता है उसकी परिधीय तथा केंद्रीय कोशिकाएं, मतलब मूलाग्र का जो साइड का कोशिकाएं होता है और केंद्र में जो कोशिकाएं हैं वो अपने विभाजन के तरीके में अलग अलग विभिन्नताएं प्रदर्शित करती है। उनके अनुसार जो परिधीय क्षेत्र होता है मतलब जो बाहर का क्षेत्र होता है वो अनुप्रस्थ विभाजन करती है, ट्रांसवर्स विभाजन द्वारा होती है। उसके बाद निचली कोशिका अनुदैर्घ्य विभाजन, मतलब जो परिधि की कोशिकाएं हैं वो क्या करती है, अनुप्रस्थ विभाजन करती है, और जो निचली कोशिका है वो अनुदैर्घ्य विभाजन होकर टी आकृति कोशिका बना लेती है। ऐसी विभाजित होने वाली परिधि कोशिका को क्या बोलते हैं, कैपी बोलते हैं। मतलब जो अनुप्रस्थ विभाजन करता है और निचला जो कोशिका होता है वो टी आकार की संरचना बना लेता है विभाजन के पश्चात, अनुदैर्घ्य विभाजन के पश्चात, तो उसको क्या बोलते हैं, कैपी विभाजन स्तर कहते हैं। जिसमें से विभाजन जो होती है वित्तीय होती है। कार्पर कहा जाता है किसको, जो मूलाग्र की केंद्रीय के क्षेत्र की कोशिकाएं होती है ना वो अनुप्रस्थ, जो केंद्र में भी कोशिका होती है वो अनुप्रस्थ विभाजन करता है। उसके द्वारा 2 कोशिका जो होती है वो लंबवत विभाजन करती हैं। ठीक है, ये क्या करता है, इसे कार्पर कहते हैं। कैपी से मूल टॉप तथा कार्पस से मूल का शरीर का निर्माण होता है।
क्लोवेक्स नामक वैज्ञानिक ने बताया कि मूलाग्र के केंद्र में कुछ कोशिकाएं का समूह होता है जिनके कोशिका विभाजन नाम मात्र का होता है। मतलब जो केंद्र की कोशिकाएं होती है उसमें विभाजन नहीं होता या फिर एक इक्का दुक्का होता है। तो इस क्षेत्र में नए प्रोटीन जैसे कि आरएनए, डीएनए का संश्लेषण भी अत्यल्प होता है। ऐसे शांत परिरक्षी केंद्र, इसको क्या बोलते हैं, क्विसेंट सेंटर, शांत परिक्षेत्र केंद्र कहा जाता है। यह विभाज्योति की कोशिकाओं के रिजर्व क्षेत्र के रूप में कार्य करता है। ठीक है, कैलिप्टोजेन जो एक बीजपत्री में या डर्मेटोकैलिप्टोजेन द्विबीजपत्री को यदि क्षति पहुंचाती है तो इस स्थिति में विसेंट केंद्र की कोशिकाएं विभाजन क्षमता की पुनर्प्राप्ति कर लेती है। सिद्धांत के बाद हम लोग देखते हैं विभाज्योतकी ऊतक के कार्य। यह पादप अक्ष के लंबाई एवं विटाई में वृद्धि करने का कार्य करते हैं। अक्ष का मतलब होता है सिर। ठीक है, यह कटे फटे स्थानों को हील करता है, मतलब भरने का कार्य करता है। इसकी सक्रियता से स्थायी ऊतकों में विभिन्न प्रकार के अंगों आदि का निर्माण होता है। आपका था पहला विभाज्योति की कोशिका। विभाज्योति की कोशिका के पश्चात हम लोग पढ़ेंगे स्थायी कोशिका। स्थायी कोशिका और उसके आगे के जो टॉपिक्स है उसको जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए सीजी शिक्षा में। आई होप आपको विभाज्योति की कोशिका के बारे में संपूर्ण अध्ययन हो गया होगा। आगे कंटिन्यू करिए सीजी शिक्षा ऐप के साथ। थैंक यू।